हेलो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की रिवीजन ही करेंगे। बच्चे बेसिक पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब क्वेश्चन आपसे इजीली होंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, पॉइंट्स क्लियर ही नहीं होते। ठीक है, तो वो मैं पॉइंट्स रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहली मीनिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी किस्म की चेंज हो। ठीक है, डिफरेंट केसेस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, कोई न्यू पार्टनर आएगा तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज होनी ही होनी है। रिटायर हो सकता है कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होगी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि सेम बिजनेस में दो फर्म्स इकट्ठे काम करना शुरू कर देती हैं, मिल के एक फर्म बना लेती हैं। अब देखें रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफ़ेक्ट क्या होगा। कोई भी केस हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डेफिनेटली चेंज होगी। ठीक है, किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी को लॉस होगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, लेकिन टोटल गेन ऑफ द पार्टनर्स विल बी इक्वल टू टोटल लॉस। किसी का शेयर बढ़ेगा, किसी का कम होगा, लेकिन वो टोटल गेन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल लॉस। क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं। नंबर 1 आता है सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट होती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं उनको हमें शेयर करना होता है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट तो बच्चे अब मार्च 21 के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। अब तो फर्स्ट प्रॉब्लम की बात कर लें, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना। तो सेक्रीफाइस रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर आंसर प्लस में ही आएगा तो सेक्रीफाइस होगी, लेकिन अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो गेन कहलाएगा। और गेनिंग रेशो जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और अगर आंसर माइनस में आ जाएगा तो वो सेक्रीफाइस कहलाती है। और गुडविल के लिए याद रखना है, एग्जिस्टिंग गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम एग्जिस्टिंग गुडविल को पुराने पार्टनर्स के अंदर पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और उस दिन जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस हिसाब से वो गेन कैलकुलेट करेंगे या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, एज पर ratio of the partner, as per share of the partner on the basis of goodwill of the firm. नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के टाइम हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और लॉस डेबिट साइड आएगा, गेन क्रेडिट साइड आएगा। लॉस कब होगा, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लॉस होगा। जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन होगा। और जब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड बैलेंस आया तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होगा, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होगा। और प्रॉफिट हो या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो, हम हमेशा पुराने पार्टनर्स में पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड बेसिस पे हुई तो करंट अकाउंट में भेजेंगे, और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हुई तो कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट या लॉस चला जाएगा। एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन के अलावा कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी भी निकल आती है, तो वही अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा गेन हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारी लॉस हो जाएगी। अगर कोई रिवैल्यूएशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई खर्चे होते हैं तो वो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड ही डाल देंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या किया हमने, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम न्यू वैल्यू पे ले आए, रिवाइज्ड वैल्यू पे ले आए, तो बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यूज़ जाएंगी। ठीक है,
कभी पार्टनर्स ये सोचें कि हमें तो वैल्यूज़ चेंज नहीं करनी, तो बच्चों रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की एंट्री वैसे ही एडजस्टमेंट के लिए होगी जैसे हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो कौन सी एंट्री चलेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अगली बात आती है रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस की ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चे जितने भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स पड़े हैं आपके पास या लॉसेस पड़े हैं, उनको आपने सारे पार्टनर्स में पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। अब खास बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तो ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किसी लाइबिलिटी के लिए है ना। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो लाइबिलिटी जितनी भी होगी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है उससे, तो आपने बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उस क्लेम से कम रह गया, तो जो शॉर्टेज है वो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देनी है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम क्या पूरा करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम पड़ गई, ठीक है, फिर तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट करना पड़ सकता है। नहीं तो जितना भी सरप्लस बचा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू दोनों को कंपेयर ज़रूर करना है। पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये लाइबिलिटी है, एज इट इज़ रहेगी। होप स्टूडेंट्स इस शॉर्ट वीडियो से आपके मेन पॉइंट्स रिवाइज हो गए। थैंक यू।